नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखद होंगे और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वह भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज वाला रहेगा वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उससे रिलेटेड। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्ट थे 1892 के अंदर हमने स्टडी किया था कि बहुत सारे जो बदलाव है वह प्रीवियस एक्ट से 1892 के अंदर आए थे। ठीक है, जब 1892 का एक्ट आया तो वहां पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और क्या क्या बदलाव हुए थे उनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 1909 के अंदर क्या क्या जो बदलाव है वह किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए थे। ठीक है, एक्ट के दौरान और इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा था। और एक बात, इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वह नहीं देखे हैं तो वह देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए। अगर आप देख चुके हैं तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ जाएगा कि 1909 के अंदर जो एक्ट बनाया गया था उस दौरान क्या हुआ था और क्या बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से क्यों जाना जाता है। अब यहाँ पर मोर्ले और मिंटो, यहाँ पर दो नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मोर्ले और मिंटो दो व्यक्ति थे, अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों की अलग अलग भूमिका थी उस दौरान। और भूमिका क्या थी? जो मोर्ले था उसे बोला जाता था लॉर्ड मोर्ले। ठीक है, इसे क्या बोला जाता था? लॉर्ड मोर्ले। और लॉर्ड जो मोर्ले है वह एक पद पर थे और उस पद का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस पद का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर थे या फिर हम बात करें जितने भी एक्ट थे 1861 के बाद, वहां पर भारत के लिए जो शासन व्यवस्था को संभालता था उसे नियुक्त किया गया था। और वह कौन होता था? वह होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो लॉर्ड मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के 1909 के अंदर। और मिंटो कौन थे? अब यहाँ पर मिंटो की बात करते हैं तो मिंटो थे वाइसरॉय। मिंटो कौन थे? वाइसरॉय। लॉर्ड मिंटो इन्हें बोला जाता था। लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय हुआ करते थे 1909 के। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ गया था लॉर्ड लॉर्ड मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसे बोला जाता था। ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एक चीज तो आपको यह हो गई, आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे हमारे, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अगर आ भी जाता है बाय चांस कोई क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इस एक्ट के दौरान चेंजेस क्या क्या हुए थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जैसे हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट की, कि जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, सरकार किस तरीके से चल रही थी उस दौरान, वह कैसा था, किसके हाथों में था। आजकल क्या है, जैसे पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उसके अनुसार जो गवर्नमेंट है वह चलती है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, वह स्टेट्स के अंदर कैसे प्रक्रिया चलनी होती है सरकार की उसको चलाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है हमारा राष्ट्रपति, लेकिन वह सिर्फ दिखावे का होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। कोई बिल होता था उसके ऊपर साइन करने का काम होता है और उसे करने ही पड़ते हैं अगर प्रधानमंत्री बोल देता है तो यहाँ पर भी यह है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा कि यहां पर नियुक्त कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? कैबिनेट मंत्री होता था ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन के अंदर ही रहकर यह भारत के शासन व्यवस्था को संभालता था। और इसके लिए क्या किया गया था कि भारत के अंदर तो एक व्यक्ति चाहिए, और वह व्यक्ति कौन था? वाइसरॉय। ठीक है,
जो वाइसरॉय होता था वह भारत के अंदर किसका प्रतिनिधित्व करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे हम सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, यह तो सिर्फ बैठा है ऊपर कुर्सी के ऊपर, काम इसे करना है वाइसराय को। ठीक है, यह भारत के अंदर सारी की सारी प्रक्रिया है, सारी की सारी शासन व्यवस्था संभालता था, किसका प्रतिनिधित्व करते हुए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो 1892 के जो एक्ट हमने स्टडी किया था उसके बाद इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जैसे वहां पर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चल रहा था, यानी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आया गया। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं। अब सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें बदलाव हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज यहाँ पर क्या हुआ था कि जब 1909 का एक्ट आया तो उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार की सत्ता है वह किसके हाथों में चली गई थी? लिबरल पार्टी के हाथों में चली गई थी। और उस समय पर मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 के अंदर। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता है वह कहां पर चली गई थी? लिबरल पार्टी के हाथों में चली गई थी 1906 के अंदर। तो दो चीजें आपको यह भी याद रखनी है। और इनके मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने के बाद क्या हुआ? उनको राजनीतिक जो मुद्दे थे या फिर जो राजनीतिक है उसके अंदर, राजनीति है उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी। और लिबरल पार्टी के हाथ में सत्ता आने के बाद जो भारतीय लोग थे उनको राजनीतिक मुद्दों में और या फिर हम बोले कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यह लगने लगा था कि अब हमारे जो विचार हैं उनको सुना जाएगा और हम हिस्सा भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उनके लिए दरवाजे खुल गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन की। और यहाँ पर कुछ सारी मांगे थी मुस्लिम लीग की, यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के यहाँ पर काफी सारे मांगे थे कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं उनके जो दो लोग हैं वह कहां पर होना चाहिए? यानी भारतीय लोग हैं वह दो होने चाहिए कार्यकारी परिषद के अंदर। 6 होते थे मेंबर। ठीक है, कार्यकारी परिषद के अंदर वहां पर दो मेंबर कौन होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। यह मुस्लिम लीग की डिमांड थी। ठीक है, एक मेंबर तो होना चाहिए मुस्लिम लीग से और दूसरा मेंबर किसी अन्य धर्म से हो सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ पर यह मुस्लिम लीग की डिमांड थी जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ? यहाँ पर सबसे पहले यह हुआ कि जैसे हम स्टडी करते आ रहे हैं कि 6 मेंबर होते थे कार्यकारी परिषद के अंदर। उसके अंदर सभी के सभी भारतीयों को किसी को भी नहीं चुना जाता था। वो 6 के 6 मेंबर जो है वाइसराय के द्वारा चुने जाते थे। उन्हें किसके द्वारा मनोनीत किया जाता था? वाइसराय के द्वारा उन्हें चुना जाता था। और उनसे पहले हमने 1892 के एक्ट में स्टडी किया था कि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसका जो उन्होंने आंसर दे दिया सिर्फ वही आंसर हमें एक्सेप्ट करना होता था, उससे रिलेटेड हम कोई अन्य क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। यहां पर क्या हुआ कि पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुआ कि जो एक मेंबर है वह कहां से चुना गया? भारतीयों में से चुना गया। कार्यपालक। कार्यपालक पहली बार कहां से चुना गया? भारतीयों में से चुना गया। जो 6 मेंबर चुने जाते थे कार्यकारी परिषद के अंदर उसमें से एक मेंबर भारतीय चुना गया और जिसका नाम था, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, उसका नाम क्या था? सत्येंद्र सिन्हा कार्यपालक। और सत्येंद्र सिन्हा है वह काम क्या करते थे? उनका क्या कार्य होता था? वह कानून कार्य करते थे, यानी कानून से रिलेटेड जो भी कार्य होते थे उन्हें करते थे। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हुई तो उन्होंने दो डिमांड रखी थी कि उनका एक कार्यकारी परिषद के अंदर मुस्लिम मेंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बन गया भारतीय। तो यहाँ पर वह लोग थोड़े नाराज हो गए थे मुस्लिम लीग के लोग। और सत्येंद्र सिन्हा पहले बने थे एग्जीक्यूटिव सबसे पहले। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड यह भी रखी थी कि दो होने चाहिए, एक भारतीय हो सकता था, एक कोई अन्य धर्म का हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चुना गया एक। लेकिन बाद में क्या हुआ? सत्येंद्र सिन्हा के बाद में
नेक्स्ट जो मेंबर चुना गया था वह चुना गया था मुस्लिम लीग से ही, मुस्लिम लीग से ही उस मेंबर को चुना गया था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यह बदलाव हुए थे। सबसे पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी, उसके अंदर भारतीय मेंबर को चुना जाने लग गया था। ठीक है, यहाँ पर यह बदलाव हो गया था 1909 के एक्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की। सेंट्रल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो स्थायी मेंबर थे, ठीक है, वह हुआ करते थे, उनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 से 16 कर दिया गया था, जिसमें से जो 6 मेंबर है वह स्थायी होते थे और 10 मेंबर होते थे अस्थायी। ठीक है, जो अस्थायी मेंबर होते थे उनमें से 5 मेंबरों को तो वाइसराय द्वारा ही मनोनीत किया जाता था, और 5 जो अस्थायी मेंबर बचते थे वह अलग अलग प्रांतीय सीमाओं से मनोनीत होकर आते थे। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, वहां से अलग अलग जगह से वह चुने जाते थे। और जो 6 मेंबर होते थे, यानी टोटल मेंबर 16 होते थे, 10 अस्थायी होते थे और 6 स्थायी होते थे। 6 जो स्थायी होते थे वह वाइसराय के द्वारा चुने जाते थे। 10 जो अस्थायी होते थे उसमें से 5 मेंबरों को जो है वाइसराय चुनता था, लेकिन जो 5 थे वह अलग अलग सीमा प्रांतीय इलाकों से चुने जाते थे। ठीक है, यहाँ पर यह थे, हमने 1892 के एक्ट में स्टडी किया था। यहाँ पर बदलाव उसके अंदर क्या हुआ कि वहां पर मेंबर कर दिए गए 16 मेंबर से उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया, सॉरी 68 लिख दिया मैंने, 60 कर दिया गया, 60 मेंबर कर दिया गया 16 से बढ़ाकर। अब यहाँ पर 60 मेंबर हो गए। 60 मेंबर में से कितने मेंबर स्थायी होते थे और कितने अस्थायी होते थे? यहाँ पर 28 मेंबर है वह तो स्थायी मेंबर होते थे, और 32 मेंबर है वह होते थे अस्थायी। और इन 32 मेंबर जो अस्थायी होते थे उसमें से 5 मेंबर, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि वाइसराय द्वारा मनोनीत होते थे, तो वो वाइसराय के द्वारा ही मनोनीत होते थे 5 मेंबर। ठीक है, और ये 28 जो स्थायी मेंबर होते थे ये भी वाइसराय के द्वारा मनोनीत होते थे। और बाकी जो मेंबर बचते थे 28 अस्थायी मेंबर, वह अलग अलग प्रांतीय सीमाओं से चुनकर आते थे, वोटिंग के द्वारा उन्हें चुना जाता था। पहले तो क्या होता था कि ठीक है, जो अलग अलग प्रांतीय सीमाएं हैं वहां से, जैसे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, तो वहां से उन्हें चुना जाता था, लेकिन बाद में उन्हें वोटिंग के द्वारा चुना जाने लगा था। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर यह बदलाव हमें देखने को मिला था। उसके बाद आते हैं हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ऊपर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर क्या बदलाव हुए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर हमने स्टडी किया कि जो सीमांत प्रांतीय इलाके थे उनकी संख्या कम थी, यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 7 कर दी गई थी। ठीक है, और 7 में 7 संख्या कौन कौन से जो इलाके थे उनकी थी? पहला था सबसे पहले संयुक्त प्रांत, फिर आता था बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, असम, पंजाब और बर्मा। ठीक है, ये 7 क्षेत्र थे। ठीक है, तो उनकी संख्या है, उनके अंदर भी क्या होते थे, जो स्थायी और अस्थायी या फिर हम बोले कि अतिरिक्त सदस्य है वह चुने जाते थे। और इनके अंदर जो अतिरिक्त सदस्य होते थे वह इन जो हमने सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर सदस्यों के बारे में डिस्कस किया था उनसे ज्यादा हो सकते थे। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास के अंदर कितने सदस्य थे? 30 सदस्य होते थे। और जो पंजाब, बर्मा और असम थे वहां पर उनकी संख्या कितनी होती थी, जो अतिरिक्त सदस्य होते थे, 50 होते थे, और उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती थी। तो यहाँ पर हमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या के अंदर बदलाव देखने को मिला था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां पर संख्याओं का, अतिरिक्त मेंबरों की संख्याओं का, या फिर हम बोले कि जो भारतीय लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलने लग गया था कि वो चुने जा सकते थे। और वह क्या कर सकते थे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी, उसके अंदर जो स्थायी मेंबर होते थे उनसे अगर वह कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे
यानी उनको अनुमति मिल गई थी क्वेश्चन पूछने की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वह क्या कर सकते थे, वो क्वेश्चन पूछते थे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर वह आंसर देता था तो उससे कोई आंसर नहीं पूछ सकते थे, पहले ऐसा होता था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वह उस क्वेश्चन से रिलेटेड उन्होंने जो आंसर दिया है, अगर वह सेटिस्फाई नहीं है तो उससे रिलेटेड भी कोई अन्य क्वेश्चन यहाँ पर जो मेंबर थे, अदर मेंबर थे, उन हम बोल सकते हैं कि जो अस्थायी मेंबर थे उनके द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो यहाँ पर उनको अनुमति मिल गई थी। तो अलग अलग क्षेत्रों से भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुना जाने लगा था और वोटिंग के द्वारा उन्हें चुना जाने लगा था। तो ये सब चीजें हैं, ये सब बदलाव है 1909 के एक्ट के दौरान हुए थे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको सारी की सारी चीजें चीजें हैं वह समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे अपना क्वेश्चन, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को या फिर इस लेक्चर को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, कि आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे क्या चेंज हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, कि आप स्टार्टिंग से शुरू किए किए हैं तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि प्रोसेस वहां से चल रहा है और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये चीजें बनी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कैसे बना था, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कैसे बना, सेंट्रल लेजिस्लेचर कैसे स्टार्ट हुआ। ये प्रक्रियाएं हैं, आपको बेसिक से लेकर यहाँ तक आप स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखद रहें और अपनी जिंदगी का आनंद लें। थैंक यू।